कैसे सोचना है? आप एक आइडिया के बारे में कैसे सोचते हैं? खैर, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे इस ऐसे ऐप के साथ जो मेरे बेटे और मैंने डेवलप किया है, क्योंकि अगर आप लिखने जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मुझे किस बारे में लिखना ऐप का चाहिए? नाम क्या है? essay.app। और खैर पहला सवाल ये है, अच्छा आपको क्या परेशान करता है? आपको क्या परेशान कर रहा है? ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये ऐसा है जैसे मेरी डेस्टिनी कहाँ है? आपको क्या परेशान करता है? वहीं आपका भाग्य है, जो उन चीज़ों में पाया जाता है जो आपको परेशान करती हैं। ये चीज़ें आपको क्यों परेशान करती हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप परेशान हो सकते हैं, जैसे कि 1 मिलियन चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जकड़ लेती हैं, वे आपको परेशान करती हैं और वे आपको रिज़ेंटफुल और बिटर बना सकती हैं, क्योंकि वे आपको बहुत परेशान करती हैं। जैसे वे आपकी चीज़ें हैं, उन्होंने आपको जकड़ लिया है। तो फिर मैं एक सवाल की तलाश करता हूँ जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूँ और मैं सच में उसका जवाब जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि मेरे पास पहले से उसका जवाब है, क्योंकि मैं सच में आंसर खोजना चाहूँगा। तो अगर मुझे एक बेहतर आंसर मिल सके, बहुत बढ़िया। और ये पहली बात है, और ये एक प्रार्थना की तरह है, ये ठीक है। यहाँ एक मिस्ट्री है, मैं इसमें और गहराई में जाना चाहूँगा। खैर, तो ये विनम्रता है। इसका मतलब है यहाँ एक मिस्ट्री है, जिसका मतलब है कि मैं नहीं जानता। मैं इसे और गहराई से जानना चाहूँगा, जिसका मतलब है कि मैं पहले से इनफ नहीं जानता। और फिर आता है रेवलेशन। रेवलेशन क्या है? खैर, अगर आप खुद से एक सवाल पूछते हैं तो ये एक रियल क्वेश्चन है। क्या आपको जवाब मिलता है या नहीं? और जवाब है हाँ। थॉट्स आपके दिमाग में आने लगते हैं कहीं से। हाँ, सही कहा, कहीं से क्या आएगा? क्या आपको अंदाजा है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं। सवाल पर निर्भर करता है। नहीं, ये कुछ हद तक सवाल पर निर्भर करता है, पर यह आपके इरादे पर भी निर्भर करता है। तो इमेजिन करें कि आपका इरादा चीजों को बेहतर बनाने का है। शायद वो उस जगह से आते हैं जो चीजों को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। शायद आपका इरादा चीजों को खराब करने का है, तब वो नरक से आते हैं। और आप सोचते हैं नॉट रियली। ऐसा लगता है, क्या आप उसके बारे में इतने श्योर क्या हैं? आपका इरादा कॉन्शियस है? क्या आप समझने में सक्षम हैं कि क्या ये हो रहा है? कॉन्शियस और हैबिचुअल होता है, राइट? क्योंकि जैसे ही आप कुछ को कॉन्शियसली अभ्यास करते हैं, ये हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन ये कॉन्शियस है। ये ऐसा है जैसे जब मैं लेक्चर देने से पहले बैठता हूँ, तो मैं सोचता हूँ, ठीक है, यहाँ गोल क्या है? जितना अच्छा काम कर सकता हूँ वो करना है। किस उद्देश्य के लिए? खैर, लोग यहाँ आ रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज के लिए नहीं। वे यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस बात की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो चीजें जीवन को बेहतर बनाती हैं, उनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, मेरा रोल क्या है? जितना संभव हो सके इस बारे में अच्छा काम करना। मुझे किस स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए? क्या मैं थिएटर के लिए परेशान हूं, या तो मैं समझ गया हूं और थ्रिल्ड हूं कि 4,000 लोग काफी ज्यादा एक्सपेंस और परेशानी के बावजूद मुझे सुनने आए हैं? और अगर मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूं, तो मुझे लगता है शायद मुझे कुछ खाने की जरूरत है, या शायद मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि इनग्रेटिट्यूड शुरू करने की जगह नहीं है मुझे वहां होने के लिए। थ्रिल्ड होना चाहिए, और इसीलिए वो ओरिएंटेशन वहां होना चाहिए। और फिर मैंने कहा कॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस है। मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? मैं जो भी सबसे अच्छा कंसेप्चुलाइज कर सकता हूं वो क्या है? मुझे कुछ पता है, लेकिन मुझे फाइनल एनालिसिस में ये नहीं पता। यही कारण है कि जांच की जा रही है। कौन कर रहा है ये? मैं, जो भी मैं बात कर रहा हूं, और ऑडियंस। इसीलिए मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूं, और इसके लिए मैं सबको दूर कर देता हूं, और मुझे ये खुद ही करना है। क्या आप चीजें लिख रहे हैं? हाँ, उस समय मैं सिर्फ पॉइंट नोट्स लिखता हूँ, और ये यूजुअली लगभग 30 नोट्स होते हैं। लेकिन फिर स्टेज पर मैं कभी उनको यूज नहीं करता, और अक्सर उस स्ट्रक्चर का यूज भी नहीं करता जो मैंने बनाई थी। किसी तरह की इंटरेस्टिंग बात। पावरफुल फ्रेजेस कहाँ से आते हैं? क्या आप किसी आइडिया को 1 या 2 सेंटेंसेस में इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं? वेल, जब मैं बोलता हूँ, और मैंने इसे 1985 से कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया है। मैं देखता और महसूस करता हूँ कि क्या वर्ड्स स्टेपिंग स्टोन्स हैं या फाउंडेशन, राइट? ये ऐसा है, क्या ये सॉलिड है? क्या ये वर्ड सॉलिड है? क्या ये फ्रेज सॉलिड है? क्या ये सेंटेंस सॉलिड है? ये असल में महसूस करने की बात है। हर शब्द के नीचे एक फंडामेंटल फाउंडेशन, और मुझे लगता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं कहूँगा मैं हर शब्द से पहले प्रार्थना करता हूँ। वेल, जब आप सवाल पूछ रहे होते हैं, तो आप सवाल पूछने और इंक्वायर करने की अपनी एबिलिटी में बहुत क्लियर हेडेड और प्रेजेंट होते हैं। तो आप ऐसा कैसे करते हैं? तो सबसे पहले
मुझे चिंता है कि मेरा दिमाग बहुत ही आसानी से फंस जाता है। जब मैं किसी शब्द पर ध्यान देता हूं और मुझे पता होता है कि ये अनस्टेबल है, आपको एहसास होता है कि आप जिन शब्दों का यूज करते हैं उनके डेफिनेशंस असल में आप नहीं जानते हैं, और ये निराशाजनक हो सकता है। इसलिए मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूं उसके बारे में थोड़ा बेफिक्र रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि नहीं तो आप फंस जाते हैं। आप ऑब्सेशनल नहीं बनना चाहते। जैसे सचमुच मेरा दिमाग सेंटेंस के बीच में सोचेगा कि वेल, सेंटेंस का मतलब क्या है, राइट, वेल तुम जानते हो। और फिर सब कुछ बस फट जाता है। आपका बिग पिक्चर आइडिया फट जाता है और आप बारीकियों में खो जाते हैं। वेल, न्यूरोलॉजिकली एक प्रोडक्शन सेंटर और एक एडिटिंग सेंटर होता है, और उन पर स्ट्रोक्स का अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। और अक्सर जब लोग लिखते या बात करते हैं तो वे दोनों को एक साथ एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वे एक ऐसे लिखें और पहली बार में ही हर सेंटेंस को सही कर लें। ये एक बड़ी गलती है। और फिर आप कह सकते हैं, वेल, आप अपने वर्ड्स के साथ सावधान लेकिन लापरवाह कैसे हो सकते हैं? और जवाब है, अपने आप को सही तरीके से ओरिएंट करें, है ना? हमारी कॉन्वर्सेशन में आपके पास एक ओरिएंटेशन स्ट्रक्चर है। आप तैयार रहना चाहते हैं, आप अटेंटिव रहना चाहते हैं, फिर आप एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और आप उस तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं जिसे बाकी लोग सुनना चाहेंगे, जो उनके लिए किसी न किसी तरीके से फायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेम है। और फिर आप अपने दिल को टटोलते हैं और सोचते हैं, क्या ये सच में वही है जो आप चाहते हैं? क्या आप फेम के पीछे हैं, या बदनामी के पीछे हैं, या पैसे के पीछे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब बातें नेसेसरली बुरी हैं, लेकिन वे ऑप्टिमल नहीं हैं, खासकर अगर आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना? और इसीलिए वे आपको कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप डीकॉन्टेमिनेटेड हों ताकि आपके पास राइट ट्रिप हो, लेट्स से। और इसीलिए आपको खुद को रखना होगा। ये एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। आपको राइट गोल के साथ खुद को राइट रिसेप्टिव पोजीशन में रखना होगा, फिर आप कर सकते हैं। आप इसमें और बेहतर हो सकते हैं। फिर आप भरोसा कर सकते हैं क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले कि मैं यहाँ आया था, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि आपके पास पॉडकास्ट करने का एक रीज़न है मेरे साथ। वो रीज़न क्या है? मेरा मतलब है, हम लंबे समय से बात करना चाहते थे, इसलिए रीजन इवॉल्व हुआ है। वो एक रीजंस ये है कि मैंने आपकी बात सुनी है काफी लंबे समय तक, तो आप वन वे फ्रेंड बन गए हैं, और मेरे पास कई वन वे फ्रेंड्स हैं। मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्तों को तो पता भी नहीं है कि मैं मौजूद हूँ। मैं पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का बड़ा फैन हूँ। असल में मेरे ज्यादातर दोस्त मर चुके हैं। हाँ, राइट, राइटर्स। रीडर की डेफिनेशन। मैं कई डेड और ग्रेट डेड फ्रेंड्स के साथ हूँ। तो मैं इस वन वे फ्रेंड से मिलना चाहता था शायद, और बातचीत करना चाहता था। और फिर एक तरह की पजल है जिसे मैं हल करने के लिए तरस रहा हूँ। वही रीज़न है कि मैं यूक्रेन गया था अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने के लिए, मैं कौन हूँ और इस दुनिया का ये हिस्सा क्या था। 20वीं सदी में ये क्या हुआ था कि मैंने अपने परिवार के इतने सारे सदस्य वहाँ खो दिए, और मुझे लगता है कि मेरा परिवार उस जगह से डिफाइन होता है। अब उस जगह में सोवियत यूनियन भी शामिल है, इसमें रशिया और यूक्रेन शामिल हैं, इसमें नाजी जर्मनी शामिल है, बड़े पावरफुल लीडर्स और लाखों लोग जो खो गए थे, ये सब शामिल हैं सपने की सुंदरता और शक्ति में। लेकिन ये भी एक तरह का टॉर्चर था जो अलग अलग गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से उन पर थोपा गया था। और आप ऐसे इंसान थे जो किसी एंगल से ये समझने के लिए भी आकर्षित हुए कि वो क्या था, ना कि किसी हिस्टोरिकल सेंस में, बल्कि एक डीपली साइकोलॉजिकल ह्यूमन सेंस में। वो क्या है, क्या ये फिर से रिपीट होगा, किस तरह से ये फिर से रिपीट हो रहा है, और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। और फिर यही तो क्रूशल इशू है। मैंने महसूस किया कि मैं चाहता था बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से उस क्यूरियोसिटी के धागे को खींचा। आप जानते हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, दोनों उस क्यूरियोसिटी में खोए हुए हैं, और दोनों सूट पहनते हैं। और एक बात जो अलग अलग लेवल्स में भावपूर्णता के साथ होती थी, लगभग थोड़ा हिस्ट्री के जो शैडोज यहाँ हैं कास्ट ऑन अस, और ये एक था, और साथ ही साइकोलॉजी।
मैं लंबे समय तक साइकाइट्रिस्ट बनना चाहता था। मैं ह्यूमन माइंड से फैसिनेटेड था, और जब तक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज नहीं की, इस फैक्ट को कि मैं प्रोग्राम कर सकता था और एक रोबोट को हिला सकता था, और जब तक मैंने वो जादू नहीं खोजा, मैंने सोचा कि मैं साइकाइट्रिस्ट बनकर लोगों से बात करने की चिकित्सा साइकोथेरेपी के माध्यम से ह्यूमन माइंड को समझना चाहता अब था। आपके पास दोनों वर्ल्ड्स का सबसे अच्छा हिस्सा है, क्योंकि आप लोगों से बात कर सकते हैं और रोबोट बना सकते हैं। हाँ, मेरा मतलब है, लेकिन सपना अल्टीमेटली वो रोबोट है जिसे मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि सोच बनाकर आप इसे समझने की कोशिश करना शुरू करते हैं। यही एक तरीका है। मेरा मतलब है कि हम सभी की डिफरेंट स्किल्स और प्रवृत्तियां हैं। तो मेरी खास प्रवृत्ति है कि मैं बिल्ड करके सीखता हूँ। मैं किसी चीज़ को बिल्ड करके ही समझता हूँ। और प्रोग्रामिंग एक अद्भुत चीज़ है, क्योंकि ये आपको एक छोटा खिलौना बनाने की अनुमति देती है। तो उसी तरह जैसे आप एक छोटा थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग आपको एक्शन में एक थॉट एक्सपेरिमेंट बनाने की अनुमति देती है। ये चल सकता है, ये जीवित हो सकता है, और फिर आप इससे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये सभी मेरे फ्रायड और जंग में इंटरेस्ट के कारण आपने भी कई बहुत से अलग-अलग तरीकों से ह्यूमैनिटी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को बहुत ही गहराई में जाकर के देखा है, वह भी एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो इन सभी रीजंस के लिए मैंने सोचा कि हमारे रास्ते मिलने चाहिए। हाँ, तो ये डिस्कशन के लिए काफ़ी अच्छी फ्रेम है ना? आपके पास हर तरह के रीजंस थे, और फिर आप सोचते हैं, क्या आप बस कॉन्वर्सेशन को जैसे चाहें वैसे ही जाने दे रहे हैं? ये ऐसा है? वेल, बिल्कुल भी नहीं। आपने इस पर बहुत समय बिताया। ये कॉन्वर्सेशन अचानक से नहीं आई। आपने इसे फ्रेम करने में बहुत समय बिताया। इन सभी चीज़ों से कॉन्वर्सेशन में नाटक के लिए इम्प्लिसिट सबस्ट्रक्चर मिलता है। और अगर आपके पास ये इम्प्लिसिट है, तो यहाँ एक और तरीका है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परसेप्शन के इम्प्लिसिट स्ट्रक्चर को सही समझ लेते हैं, तो सब कुछ एक खेल बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक खेल जो आप खेलना चाहते हैं, और शायद फाइनल एनालिसिस में एक खेल जिसे आप हमेशा के लिए खेलना चाहेंगे। तो आप जानते हैं, वो ऑब्वियसली एक डिस्टेंट आकर्षक आइडियल है, लेकिन हम जानते हैं खेलों में नियम जरूरी होते हैं, या तो कोई नाटक नहीं है। क्या आप कोई एडवाइस दे सकते हैं? अब जब हमें एक रूपरेखा समझ आ गई है, तो मुझे ये बताएं कि इस पॉडकास्ट को बेहतर कैसे करें? कैसे सही नजरिया क्या हो इस दुनिया के बारे में? एक अच्छा इंजीनियर कैसे बने? अच्छा इंसान कैसे बने? जैसा भी आप मेरे बारे में सोचते हैं। अपने दुख की चिंता को गंभीरता से लें। यह एक सीरियस बात है, बिल्कुल, और वो उसका हिस्सा है। शुरुआत में लौटते हुए मान लीजिए, ये वो इच्छा है जो खाई में झांकने की होती है, जो वही है जो आपने किया जब आप यूक्रेन गए थे। खाई में झांकने से ही आप बेहतर बनते हैं। बात यह है कि शायद यहीं पर नीत्शे का आइडिया उतना अलग नहीं है जितना कि ये बन गया है। कभी कभी आपकी नजरें फोर्सफुली गहराई की ओर मोड़ दी जाती हैं, और फिर आप ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। अगर ये इनवॉलंटरी और एक्सीडेंटल है, तो ये आपको मार सकता है। ये जितना ज्यादा वॉलंटियरी है, उतना ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है। और ये उस आइडिया का हिस्सा है कि डेथ और हेल का सामना कैसे करें। ये ऐसा है, क्या आप डेथ और हेल को सहन कर सकते हैं? और इसका आंसर है, ये टेरिबल आंसर है, हाँ। आप इसे करने के लिए जितना तैयार हैं, वॉलंटरली। और फिर आप पूछ सकते हैं, खैर, मुझे डेथ और हेल के सामने खुद को क्यों सब्जेक्ट करना चाहिए? मैं इनोसेंट हूं। और फिर उसका जवाब ये है, यहां तक कि निर्दोष को भी हाईएस्ट गुड के लिए वॉलंटरली बलिदान करना होगा। ये एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है। वॉलंटरी सफरिंग। वॉलंटरी, हाँ। खैर, यही कारण है कि सेंट्रल क्रिश्चियन सिद्धांत है, अपना क्रॉस उठाओ और मेरे पीछे चलो। और मैं इसे रिलीजियस शब्दों में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में बोल रहा हूं। यह ऐसा है जैसे हमने पिछले 100 सालों में यह सीखा है कि जो चीज आपको डराती है और आपको ठंडा कर देती है, अगर आप उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुद से सामना करें, तो वह ठीक करने वाली होती है।